गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एनसीईआरटी जियोग्राफी में क्लास 7 की जियोग्राफी पढ़ रहे थे और चैप्टर 7 जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण। चैप्टर का नाम क्या है? मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ये चैप्टर का नाम है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंग्लिश में भी आप चैप्टर का नाम नोट कर लें ताकि कुछ इंग्लिश के वर्ड आपको इसी बहाने याद होते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जब कुछ इंग्लिश के शब्द जो हैं याद हो जाएंगे तो कहीं पर भी आपके एग्ज़ाम में यदि आपको देखने को मिलेगा ये शब्द तो आप तुरंत जान जाएंगे कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। ठीक है, इसलिए थोड़े इंग्लिश के वर्ड ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा हमेशा। ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदी में मैम पढ़ा रही हैं या मुझे हिंदी में ही केवल पढ़ना है इसलिए मैं इंग्लिश का क्यों याद करूं, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में ये क्या हो जाएगी, आपके लिए एक समस्या बन जाएगी। तो आप थोड़े थोड़े और छोटे जो शब्द हैं उन्हें याद करते चलिए। इसलिए मैं नाम भी इंग्लिश में लिख देती हूँ, पढ़ती हूँ, जिससे आपको उच्चारण पता चल जाए। ये है चैप्टर का नाम, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो मूल रूप से हम आज इस चैप्टर में क्या जानने वाले हैं? मानवीय पर्यावरण को जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बस्तियों को जानेंगे, सेटलमेंट को जानेंगे, परिवहन को जानेंगे, ट्रांसपोर्ट को जानेंगे और कम्युनिकेशन को जानेंगे। आप लोगों को क्लास 7 की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, जियोग्राफी, इसे पढ़ाते समय जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तब पढ़ाया था क्या? पर्यावरण। याद है? पहला चैप्टर क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण पढ़ने के दौरान आपने जाना था पर्यावरण दो प्रकार के जाने थे। कौन से? प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। याद आ गया? बहुत बढ़िया। ये जो मानवीय पर्यावरण आपने फर्स्ट चैप्टर में ही इसकी बहुत थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, है ना? बहुत हल्की जानकारी या थोड़ी बहुत जानकारी हमने पहले चैप्टर में प्राप्त की थी। अब इसके लिए पूरा चैप्टर है इस क्लास में। ठीक है, मानवीय पर्यावरण, इसे हम और गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हमने क्या जाना था? क्या है मानवीय पर्यावरण? मानव जो क्रिया करता है, परस्पर क्रिया करता है। जैसे सबसे सरल, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ें? मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, मानव निर्मित जो कुछ भी है वो सब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि इमारतें, है ना, हम रहते हैं, पार्क, पुल, सड़क बनाते हैं ना, और उद्योग, स्मारक, ये सब क्या है? ये सब हमने बनाया है। इसके अतिरिक्त और सरल करना है आपको तो आपके घर में रखी हुई टेबल, मेज, आप जिस पर सोते हैं, पलंग, बेड, जो भी आप कहते हैं उसे, या फिर आप अपने कपड़े जिसमें रखते हैं, वार्डरोब या अलमीरा, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। ठीक है, ये सब मानव निर्मित है, ये मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हुआ मानवीय पर्यावरण? मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां, क्या? उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा, किसके द्वारा? मानवों द्वारा बनाई गई रचनाएं
शामिल होती हैं। बनाई गई रचनाएं शामिल होती हैं, शामिल होती हैं। मैं डेफिनेशन भी लगभग कोशिश करती हूँ पूरी लिख दूँ ताकि आपको समस्या ना हो, है ना। ये मानवीय पर्यावरण था। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम थोड़ा प्राकृतिक पर्यावरण भी स्पष्ट कर दीजिए ताकि हमें ये पर्यावरण का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। चलिए ठीक है, मैं आपका ये पर्यावरण भी क्लियर कर देती हूँ। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आपने जान लिया क्या क्या शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। स्पष्ट है? ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को जो कि है मानवीय पर्यावरण। आपने मानवीय पर्यावरण जान लिया है। मानवीय पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या है? इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बस्तियां। भाई मानव जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर नहीं, जहाँ कहीं भी मानव है वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। और जहाँ कहीं भी वो रहेगा वो क्या बनाएगा? घर। क्या बनाएगा? घर बनाएगा। ऐसा ही होता है कुछ हमारी आर्ट में घर, है ना। ये दरवाजा है तो घर बनाएगा, सेटलमेंट। ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हम सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं। क्या होता है बस्तियां? बस्तियां जो सेटलमेंट है वो है हम मनुष्य जो मानव हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं। कई मानव एक जगह पर जहाँ कहीं भी निवास करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। और जो जहाँ कहीं भी, जैसे इस क्षेत्र में सपोज करिए ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर मेरा घर है ना। और यहाँ पर और भी कई लोगों का घर है, किसी के चाचा का है, किसी के मामा का है। ये जो बहुत सारे हमने घर बना लिए ना, ये क्या बन गया? यही तो है बस्ती। ये हो गई बस्ती, हो गई क्या हो गई? बस्ती। तो ऐसा स्थान जहाँ लोग अपने लिए क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, वही बस्ती कहलाता है। ठीक है, ऐसा स्थान, इसे मैं इरेज कर दूं, ऐसा स्थान जहाँ लोग अपने लिए क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, वही क्या कहलाएगा? बस्तियां। क्या बनाते हैं? घर। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो जहाँ कहीं भी घर बने होंगे मतलब वहाँ पे लोग रह रहे हैं। लोग से क्या तात्पर्य है? मानव। ठीक है, मनुष्य, मैं और आप रह रहे होंगे, उस स्थान को क्या कहेंगे? बस्ती कहेंगे। वो एक अब बस्ती है। बात मनुष्यों की कर रहे हैं, तो क्या हम हमेशा से ही ऐसे घर बनाकर रहते थे? नहीं ना। जो शुरुआती मानव थे, प्रारंभिक मानव थे, प्रारंभिक मनुष्य थे, वो पहले कहाँ रहा करते थे? प्रारंभिक मनुष्य, बहुत थोड़ा थोड़ा हम क्या करें? लिखते चलें जिससे कि हमें आसानी हो इस चैप्टर को फिनिश करने में। और जब कभी हमें रिवाइज करना हो तो हम आसानी से उसे क्या करें? रिवाइज कर सकें। तो जो प्रारंभिक मनुष्य थे, प्रारंभिक मानव थे, वो कहाँ रहा करते थे? पहले वृक्षों या फिर गुफाओं में, वृक्षों पर या फिर गुफाओं में रहा करते थे, निवास करते थे। और क्या खाते थे? कंदमूल फल खाते थे। क्या खाते थे? निवास करते थे यहाँ और कंदमूल फल खाते थे। ये क्या था? उनका भोजन था। क्या था? भोजन था। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा, हम अक्सर कह सुनते हैं कि रोटी कपड़ा मकान। ये शब्द सुना है आपने? ये पूरी की पूरी लाइन, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था हमें करनी होती है। हम सभी मनुष्य इसकी व्यवस्था करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो ये जो मकान है, ये देखिए यहाँ पूरा हो गया। पहले के मनुष्य क्या करते थे? वृक्षों पर या फिर गुफाओं में रह लेते थे, तो निवास तो हो गया, है ना। भूख लगी तो भोजन कर लिया। अब क्या चाहिए? कपड़ा।
तो पहले के मनुष्य क्या करते थे? कपड़े पहनते थे? नहीं पहनते थे, बहुत कम पहनते थे। पहले तो बिल्कुल भी नहीं पहनते थे, फिर धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई। हम इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो खाना हमें मिल गया, पहले के जो मनुष्य थे, और निवास स्थान मिल गया, और पहले के मनुष्यों का जीवन बहुत अच्छे से आसानी से चल रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे विकास हुआ तो पाया गया क्या कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे उन्होंने फसलें उगाना शुरू कर दी। क्या उगाना शुरू कर दिया? फसल उगाना शुरू कर दी। और जब फसल उगाते हैं, आज भी आप देखते होंगे, कोई भी आप जब फसल लगाई जाती है तो वो फसल जैसे सुबह को लगाया, ठीक है, वो फसल सुबह लगाई गई, तो ऐसा तो है नहीं कि शाम तक वो पककर तैयार हो जाएगी। क्या ऐसा है? नहीं है। कोई भी फसल लगाई जाती है, कम से कम उसे 2 से 3 महीने ज़रूर लग जाते हैं। हो सकता है कुछ फसलें 1.5 से 2 महीने में भी हो जाती हों, लेकिन सामान्य तौर पर 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं, ठीक है। कुछ फसलों को ज़्यादा भी लगता है, तो हम एक एवरेज वैल्यू लेकर चलते हैं कि लगभग 2 से 3 महीने में एक फसल को पकने में समय लगता है। स्पष्ट है? तो ये जो समय लग रहा था जब मनुष्यों ने फसल उगाना सीखा, ठीक है, उगाने लगे, तो ये जो समय लग रहा था, इस समय में फसल को क्या करना पड़ता था? मनुष्यों को बचाना होता था, फसल को बचाना पड़ता था, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी कि कहीं कोई जानवर आके इसे क्या कर ले, खा ना ले, तो मेरी फसल नष्ट हो जाएगी ना। तो जब उस फसल को मनुष्यों को बचाना पड़ता था, उस क्रम में क्या हुआ कि लोगों को एक स्थान पर रहना पड़ा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई फसल लगाई गई, उसे पूरी तरह से तैयार होने में 3 महीने का समय लगेगा, ठीक है। तो 3 महीने के लिए जो प्रारंभिक मनुष्य थे, अगर उन्होंने, हम मान लें कि धान की फसल लगाई थी, तो धान को तैयार होने में 3 महीने लगेंगे, तो वो जहाँ कहीं भी फसल लगाई गई है वहीं पर 3 महीने के लिए क्या करेंगे? रह जाएंगे, उसी स्थान पर अपना निवास बना लेंगे। निवास क्या करेंगे? बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हो, जब उन्होंने निवास बना लिया, क्या बना लिया? निवास। इससे पहले वो क्या करते थे? विचरण करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, जहाँ पे फल मिल गया खा लिया, और जहाँ पे गुफा मिल गई या वृक्ष मिल गए वहाँ पर सो गए। लेकिन अब जब उन्होंने फसल उगाना सीख लिया और उगाने लगे, तो उनके सामने ये बात उभर कर आई कि अब फसल लगाई है हमने, जो उसे बचाना भी होगा, उसके पकने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर काटना होगा हमें, फिर उसे रखना होगा, तो उन्हें वहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी वो उस फसल को बचा सकते हैं। ऐसे करने में उन्होंने वहाँ पे निवास स्थान बनाया, है ना, रहना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे एक स्थायी घर, कैसा स्थायी घर, आप समझ सकते हैं। जो लोग पहले घुमंतु जैसे थे, विचरण करते रहते थे, वो उनके लिए तो ये स्थायी घर की धारणा विकसित हो गई, है ना, धीरे धीरे करके वो स्थिर हो गए ना। 3 महीने के लिए वो फसल काट के फिर लेकर इकट्ठा करके रख के फिर आगे जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो, ठीक है। लेकिन इन 3 महीनों के लिए तो वो स्थिर हो गए, अब वो कहीं जाएंगे नहीं। इस तरह से क्या हुआ? स्थायी घर का आप स्थायी घर बनना शुरू हो गए। इस तरह से आप देख सकते हैं स्थायी घर बनना शुरू हो गए। कैसे घर? स्थायी घर। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? ध्यान से कहानी सुनिएगा, आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। ये मत सोचिएगा कि ये कहानी लिखी नहीं जा सकती, बिल्कुल लिखी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप आसानी से इस कहानी को सुनकर क्या करेंगे? मेमोराइज करेंगे, और बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब हमारे जो प्रारंभिक मनुष्य थे उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया, तब एक स्थायी घर का क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया, क्योंकि उन्हें रहना पड़ता था, ठीक है, फसल को बचाने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि जो बस्तियां हैं वो कैसी होंगी? 2 तरह की होंगी। स्थायी घर का कॉन्सेप्ट आया ना, तो अस्थायी भी होगा। बस्तियां आपने कैसे देखी? 2 तरह की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने, जो प्रारंभिक मनुष्य थे, वो
क्या कर रहे थे, फसलें उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई कंदमूल फल नहीं खा रहा है, कोई भी मनुष्य प्रारंभिक जो फसल नहीं उगा रहे हैं वो लोग भी रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं फसल उगा रहे हैं वो आगे पुराने क्रम में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, अस्थायी बस्तियां, अस्थायी घर या बस्तियां, ठीक है। स्थायी घर जहाँ कहीं भी होंगे, कई घर होंगे, इस तरह से स्थायी घर। आपने बस्तियां जो देखी होंगी, आपने यदि थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब कभी भी मनुष्य कहीं रहता है तो सबसे पहले किसकी तलाश करता है? जब मनुष्य को कहीं घर बनाना होता है तो सबसे पहले किसकी तलाश करता है? पानी की। किसकी? पानी की, जल की। क्योंकि बिना पानी के क्या है, जीवन संभव नहीं है। ये आपने जब जल चैप्टर पढ़ा होगा तभी मैंने बताया है, और पुनः इसको मैं दोहरा रही हूँ, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। तो जब भी ये बस्तियां बनती हैं, बस्तियों से समझ में आ गया लोगों के घर हैं, ठीक है। किसी स्थान विशेष पर लोगों के जो घर होते हैं उसे ही बस्तियां कहते हैं। तो मैं बस्ती शब्द को यहाँ पर प्रयोग में लाऊंगी। आप जो है इससे क्या है, विमुख मत होइएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस्ती क्या है, बस्ती कहीं नहीं आ जा रही है, बस्तियों में लोग रहते हैं। स्पष्ट है? चलिए, तो जो बस्तियां होती हैं वो कहाँ बसाई जाती हैं? पानी के पास। कहाँ पर? पानी के पास। तो बस्तियों का जो विकास होता है वो पानी के पास होता है। वहाँ से नदी बह रही होगी कोई ना कोई, या जल तालाब कुछ पोखर होगा ऐसा, तभी वहाँ पर बस्तियों का विकास होगा, या वहाँ पर लोग अपने घर बनाकर रहेंगे। स्पष्ट है? चलिए, जैसे आपने जाना होगा सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में, याद है ना। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई पूरी। सिंधु नदी बहती है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल। और भी कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। तो आपने जाना कि जो फसल उगाई जा रही थी, क्या फसल, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो फसल उगाई जा रही थी, जब फसल उगाई गई, पक के तैयार हो गई, जो उत्पादन हुआ, सोच लीजिए कि इसमें जो उत्पादन हुआ, क्या हुआ? उत्पादन हुआ। जब धान की फसल पककर तैयार हुई और काटी गई, तो सामान्य तौर पर जितनी भी फसल उत्पादन होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 किलो उत्पादन हुआ था पिछली बार, जब अगले वर्ष बोई गई ये फसल तो 10 किलो उत्पादन हुआ। कितना? 10 किलो उत्पादन हुआ। तो कितने किलो का उत्पादन बढ़ गया? 5 किलो का। जब 5 किलो का उत्पादन हुआ था तो सिर्फ हम अपना भरण पोषण कर पा रहे थे। जिन लोगों ने भी उत्पादन किया, मनुष्यों ने उत्पादन किया, जिस घर ने उत्पादन किया, वो सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा था। लेकिन इस बार 10 किलो का उत्पादन हो गया तो 5 किलो तो वो खुद खा लेगा, ठीक है, वो और उसका परिवार खा लेगा। लेकिन 5 किलो उत्पादन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो हम मान लेते हैं 5 किलो तो हम खुद खा लेंगे और थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं। जैसे कोई समस्या आ जाए, बहुत बारिश हो जाए या फसल खराब हो जाए, तो हमें कुछ अपने लिए बचाना होता है। तो हम क्या करें, 2 किलो फिर भी हम अपने लिए बचा लेते हैं। तो कितना हो गया? 7 किलो। हमने खुद के लिए कितना बचा लिया? 7 किलो बचा लिया। बचा कितना? 3 किलो। अभी भी 3 किलो क्या है? ज़्यादा है। अभी भी 3 किलो उत्पादन ज़्यादा है, जिसे अधिशेष कहेंगे, ठीक है। तो ये जो उत्पादन 3 किलो ज़्यादा है, इसका क्या किया? इसको हमने बेच दिया, ठीक है। क्या किया? बेच दिया। और जब बेच दिया तो ये क्या हो गया? इसे ही तो कहते हैं व्यापार। खरीदना और बेचना क्या है? व्यापार है। इसे बेच दिया और इसके बदले में हमने कुछ प्राप्त किया होगा, धन, या फिर एक प्रक्रिया होती है, कौन सी? वस्तु विनिमय प्रक्रिया, जिसमें
एक सामान दिया जाता है और बदले में दूसरा सामान लिया जाता है जो आपकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके व्यापार बढ़ाया गया, है ना। फिर वाणिज्य बढ़ा, व्यापार वाणिज्य बढ़ा। साथ ही विनिर्माण के विकास के साथ बहुत सारी मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। इसको मैं थोड़ा सा आपको और स्पष्ट कर देती हूँ। आपने ये जो प्रारंभिक मानव की कहानी सुनी, जिसमें धीरे धीरे करके स्थायी घर बने, फिर इन बस्तियों का विकास नदी घाटियों के किनारे बहुत बड़े स्तर पर हुआ, क्योंकि जब कभी भी बस्ती बनेगी तो नदी घाटी का ही कोई ना कोई क्षेत्र होगा, मूल रूप से पानी होना चाहिए, ठीक है। और नदी का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आसानी से बस्तियों का विकास हो जाता है। और जब उत्पादन किया और उत्पादन करने के उपरांत जब अधिशेष अनाज बच जाता है, अधिशेष अनाज जानते ना, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद जो उत्पादन बच जाता है उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो वो व्यापार है। वाणिज्य एवं विनिर्माण, ये 3 शब्द हैं। इनके विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। किसके? व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण। व्यापार क्या है? ट्रेड। इनका मीनिंग समझ लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। आप अभी इस क्लास में आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए। व्यापार क्या है? खरीदना और बेचना, जिसे क्रय विक्रय कहते हैं। विक्रय मीन्स बेचना, क्रय मीन्स खरीदना। ये कार्य, जैसे आप सामान लाते हैं और कुछ सामान बेच आते हैं, है ना, तो ये क्या है? व्यापार है। कॉमर्स में क्या आता है? सब कुछ। सब कुछ से मतलब जैसे सामान जो आप खरीद कर लाए हैं, वो सामान पहले कहीं स्टोर हुआ होगा, किसी कंपनी ने बनाया होगा ना उसको। कंपनी ने बनाने के लिए जो लागत उसमें लगाई होगी, फिर स्टोर किया होगा, फिर परिवहन के माध्यम से एक स्थान से बाजार तक पहुंचाया होगा, बाजार से फिर आपके खुदरा वाली जो दुकान है वहाँ तक पहुंची होगी, है ना, फिर वहाँ से आप तक पहुंची। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, यही क्या है? वाणिज्य है, ठीक है, ये वाणिज्य है। और विनिर्माण, ये मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण, इसमें ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कच्चे माल को मशीन या उपकरण या फिर हाथों से परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना। जैसे फैक्ट्री में कपड़े का निर्माण होता है, ठीक है। या फिर जैसे आपका साबुन ख़त्म हो गया जो आप डेली यूज़ करते हो, ठीक है, साबुन ख़त्म हो गया, कभी आपकी बाल्टी टूट गई, मग टूट गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको याद रखने के संदर्भ में बता रही हूँ। तो ये जो टूट गया है, आपको दोबारा चाहिए होगा ना, साबुन ख़त्म हो गया, दोबारा चाहिए होगा ना। तो इस क्षेत्र में आप क्या करते हैं? खरीद कर लाते हैं। तो खरीद कर ला रहे हैं तो कहीं बन रहा होगा, है ना। खरीद कर आप ला रहे हैं तो क्या है? बन रहा होगा कहीं। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है। मूल रूप से कच्चे माल से मशीनों की सहायता से वस्तुएं बनाई जाती हैं। विनिर्माण में क्या होता है? कच्चे माल से मशीनों की सहायता से वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी भी बस्ती में व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण का जब विकास होता है, इसके साथ क्या होती हैं? बस्तियां बड़ी होती जाती हैं। क्या होती हैं? बड़ी होती जाती हैं। बस्तियों के संदर्भ में आपने जाना, बस्तियां कैसी हैं? स्थायी हैं या अस्थायी हो सकती हैं, ठीक है।
जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। बस्तियां अस्थायी, सबसे पहले अस्थायी बस्तियां, ये क्या है? कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। इसके अंतर्गत कौन सी बस्तियां आएंगी? जैसे घने जंगल, घने जंगलों में जो बस्तियां होंगी वो कैसी होंगी? अस्थायी होंगी। घने जंगलों में बस्तियां जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं। या फिर रेगिस्तान, डेजर्ट जो क्षेत्र होता है वहाँ भी अस्थायी बस्तियां बनती हैं। रेगिस्तान तो दो तरह के होते हैं, मालूम है ना? गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। या फिर अस्थायी बस्तियां और कहाँ हो सकती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती हैं, कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में बस्तियां हैं, हम यहाँ से कुछ और समझते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बस्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं? गर्मी के समय में, गर्मी के समय में ये पर्वतीय क्षेत्र में रहती हैं, ऊपरी क्षेत्र में, है ना? लेकिन जब शीत ऋतु आती है, जब ठंडी का महीना आता है, मौसम आता है, तब क्या करती हैं? घाटी में आ जाती हैं। जैसे आपने चरवाहों के बारे में सुना होगा, है ना? क्या करते हैं? गर्मी के दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर चले जाते हैं और जब ठंडी होती है तो घाटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या है? गर्मी में पर्वतीय क्षेत्रों में है, ऊपर के क्षेत्रों में है, और ठंडी आने पर, शीत ऋतु आने पर, शीत मौसम आने पर क्या करते हैं? घाटी में आ जाते हैं। तो ये प्रवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं। ऋतु प्रवास। कौन सा प्रवास? ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांस ह्यूमन्स ऋतु प्रवास करते हैं। आप चरवाहों को आसानी से देख सकते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र में कुछ जनजातियां हैं, गुज्जर है, बकरावल है, जो गर्मियों में पशुओं को ऊंचाई पर ले जाते हैं और सर्दियों में वापस घाटियों में लौट आते हैं। ये क्या हुआ? ऋतु प्रवास हुआ। दूसरा आपने जाना स्थायी बस्तियां। स्थायी बस्तियां, स्थायी बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। बिल्कुल, स्थायी बस्तियां क्या? बस्तियों का मतलब है लोग वहां रह रहे हैं, है ना? स्थायी बस्तियां, लोग वहां रह रहे हैं। और स्थायी है तो एक लंबा समय होगा वहां रहने का। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? फसल उगाने से। अब आप अपने आसपास देख सकते हैं, आप स्वयं भी कहाँ स्थायी बस्तियों में रह रहे होंगे, इसकी अधिक संभावना है। अब बात कर लेते हैं बस्ती स्थायी और अस्थायी के अतिरिक्त अपने बसावट के आधार पर भी दो तरह से हो सकती है। कैसी? एक तो सघन हो सकती है, सघन बस्ती, और दूसरी विरल, विरल बस्ती। हिंदी में एक नाम और है, प्रकीर्ण बस्ती। इंग्लिश में जानना चाहें तो क्या होगा? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या फिर स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्पष्ट है? सघन बस्ती और विरल बस्ती क्या है? सघन बस्ती जिसमें घर पास पास बने हों। जैसे ये हम क्षेत्र देख लें, इसको क्या एक क्षेत्र मान लेते हैं, बस्ती है ये, इसमें ये घर हैं, ये जो लाइन में बना रही हूँ ये घर है, ये घर पास पास बने हुए हैं। कैसे? पास पास बने हुए हैं। तो ये बस्ती कैसी हो गई? ये सघन बस्ती हो गई। ठीक है, ऐसे घर नहीं होते हैं, हम सिर्फ मान रहे हैं। और विरल बस्ती कैसी होगी? जहां पर लोगों ने घर तो बनाए हैं लेकिन एक घर से दूसरे घर की दूरी क्या है? बहुत दूर है, अधिक है। जैसे ये क्षेत्र है, ये एक बस्ती का क्षेत्र है। एक घर यहाँ है और एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है।
एक घर यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं बस्ती कितनी दूर दूर है ना। जो घर हैं वो कितनी दूर दूर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये विरल बस्ती हो जाएगी और ये सघन बस्ती हो जाएगी। स्पष्ट है। इस तरह से हमने ये भी जान लिया कि बस्ती सघन भी हो सकती है और विरल भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या, जो बस्ती है, जिसे हम बस्ती कह रहे हैं, जिसमें लोग रहते हैं, हमने जाना सघन होती है और विरल भी होती है। इसी बस्ती में जो बसावट है उसके आधार पर और जो तरीके हैं बस्तियों के, जो रूप हैं, उसके आधार पर क्या है, एक शहरी बस्ती है और दूसरी ग्रामीण बस्ती है। जो सेटलमेंट है वो कैसा है, ग्रामीण और शहरी, है ना। ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती, गांव में भी लोग रहते हैं और शहरों में भी लोग रहते हैं, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर बहुत सारी जो वस्तुएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं उनमें बहुत अंतर है। जैसे कि जो ग्रामीण बस्ती है, जो ग्रामीण बस्ती है, ग्रामीण बस्ती क्या होगी, गांव में या गांव की जो बस्ती है उसे ही ग्रामीण बस्ती कहते हैं, है ना। गांव के जो क्षेत्र हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण जन रहते हैं, उन्हें ही ग्रामीण बस्ती कहते हैं। जो गांव होते हैं वहाँ क्या होता है, कार्य क्या है उनके, जो ग्रामीण बस्ती है उनके कार्य हैं, कृषि करते हैं वे लोग, मछली पालन करते हैं, वानिकी करते हैं, दस्तकारी करते हैं। दस्तकारी जानते हैं, क्राफ्ट्स वर्क, है ना। क्या होता है, क्राफ्ट्स वर्क, जिसमें हाथों की मदद से या हाथों की जो कला होती है, जो कौशल होता है, उसके माध्यम से वस्तुएं बनाई जाती हैं। और कृषि है तो पशुपालन जरूर मिल जाएगा आपको। तो ग्रामीण बस्ती में के जो कार्य हैं वो क्या हैं, ये कार्य हैं, ये ग्रामीण बस्ती के मुख्य कार्य हैं। कृषि है, मछली पालन है, वानिकी है, दस्तकारी है, पशुपालन है, ये सब कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती आपने जाना, बस्ती शहर की हो या ग्रामीण की हो, वो सघन भी हो सकती है और विरल भी हो सकती है, हो सकती है ना। ग्रामीण बस्ती में सघन बस्ती भी हो सकती है और विरल बस्ती भी हो सकती है। हो सकता है ऐसे गांव हो जो बहुत घने बसे हों और ऐसे गांव हो जो बहुत ही दूर दूर, ऐसे गांव हो जिनके घर बहुत दूर दूर बने हुए हों। सघन बस्ती में क्या होता है, घर बहुत पास पास होते हैं, विरल में घर बहुत दूर होते हैं। और ऐसी बस्तियां कहाँ देखने को मिलती हैं, पहले से ही आप जानते हैं। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो जो घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घर। बस्ती है तो घर होगा, है ना, बस्ती है तो घर होगा। जो घर बनाते हैं वो घर कैसे बनाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में है, आप देखेंगे तो ढाल वाली छत बनाते हैं वो। और यदि ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा होने पर जल जम जाता है, जल जम जाता है, जमने से मतलब यहाँ बर्फ बनने से नहीं है, जल का जमाव हो जाए, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश हुई, ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर घर बनाते हैं, जिसे स्टिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिल्ट कहते हैं। क्या करते हैं, पहले ये प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, इसके ऊपर फिर घर बनाते हैं। ये दरवाजा हो गया ना, तो ये घर हो गया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर घर बनाते हैं।
तो पानी जो जमाव का इकट्ठा हो गया है वो नीचे ही रहेगा और ये आसानी से ऊपर निवास कर लेते हैं, है ना। तो ये स्टिल्ट वाले घर बनाते हैं, ढाल वाली छत बनाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। या फिर बात करें गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। ये तो वर्षा वाली बात हो गई। अगर गर्म जलवायु की बात करें तो जहाँ पर गर्म जलवायु है वहाँ पर क्या करते हैं ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोग, कैसे अपने घर बनाते हैं? मिट्टी की मोटी दीवार, मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाते हैं। जिससे क्या होता है, और जो छतें होती हैं, छत कैसे बनाते हैं? फूस की, फूस जानते हैं ना। यदि आप में से कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से होगा तो आपको फूस की जानकारी होगी, जो बांस या डंडे की मदद से उस पर रखे जाते हैं। ये घास होती है, ठीक है। और जो घर बनाए जाते हैं ये मिट्टी की जो मोटी दीवार के साथ में छत फूस की होती है, इसमें जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है? स्थानीय सामग्री होती है, जैसे कि पत्थर, कीचड़, है ना, जो गीला गीला होता है ना, मड, एग्जैक्टली कीचड़ नहीं होता है, चिकनी मिट्टी और घास, ये सब मिलाकर घर बनाने का कार्य करते हैं। बात करते हैं, हमने देख ली ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत वो घर कैसे बनाते हैं, हमने जाना वो पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। कार्य क्या करते हैं वो लोग? कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, है ना। घर उनके पास पास भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। गांव की जो वायु होती है वो कैसी होती है? बहुत स्वच्छ होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन अगर बात शहरों की जाए तो क्या शहरों की वायु बहुत स्वच्छ है? नहीं। हम डेली समाचार के माध्यम से सुनते हैं कि जो शहरों की वायु है वो बहुत ही प्रदूषित है ना। तो अब हम बढ़ते हैं शहरी बस्ती की ओर। शहरी बस्तियां या फिर नगरीय बस्तियां। नगर क्या होते हैं? छोटे होते हैं, शहर की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है। और शहर बड़े होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में क्या होगा? नगरीय क्षेत्रों में निर्माण है, व्यापार है, सेवा क्षेत्र में लोग क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी यही होता है। यहाँ पर सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आपको अधिकांशतः मिल जाएंगे। बात शहरों की हो रही है तो आप देखते होंगे शहरों में आबादी बहुत बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन शहरों में वाहनों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। और वाहनों की संख्या जैसे जैसे शहरों में बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषित हो रही है। और शहरों में जो जनसंख्या बढ़ रही है उन्हें रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है। तो प्रश्न ये है कि शहरी बस्तियां जो बनी हुई हैं वहाँ पर जब इतनी समस्या हो रही है तो लोग जाते ही क्यों हैं आखिर वहाँ पर? क्या वजह है कि लोग गांव से निकलकर शहर की ओर जाते हैं? जबकि गांव में तो उपलब्ध है, ग्रामीण स्तर पर तो सब कुछ उपलब्ध है ना, हमने अभी देखा। लेकिन बहुत सारी स्थितियां हैं जो वहाँ पर नहीं है, जिसके कारण से गांव से शहर की ओर लोग जाते हैं। क्या नहीं है और किस लिए लोग शहरी बस्तियों की ओर जाते हैं? वो है नौकरी। नौकरी की तलाश में जाते हैं शहरों की ओर, और बेहतर शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, एजुकेशन। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें ग्रामीण स्तर पर आप रहते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर कोई बड़ा अस्पताल, हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता है। आपके घर में किसी परिजन की तबीयत खराब हो जाए तो आपको शहर की ओर क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है ना। तो चिकित्सीय सुविधा लेने के लिए शहर की ओर जाते हैं, बेहतर चिकित्सीय सुविधा लेने के लिए शहर की ओर उन्मुख होते हैं, ठीक है, जाते हैं। शहर में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, नौकरी मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, चिकित्सीय सुविधा मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या नहीं मिल रहा है? अच्छी हवा नहीं मिल रही, अच्छे घर नहीं मिल रहे, पर्याप्त
स्थान नहीं मिल रहा है रहने के लिए, पर्याप्त स्वच्छ जल भी उतना नहीं मिल रहा है ना। तो ये सारी समस्याएं भी साथ में हैं। जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ खराब चीज़ें भी साथ हैं। जब शहरों में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो लोगों को कई बार बहुत ही गंदी बस्तियों में भी रहना पड़ता है, या ऐसे स्थान पर रहना पड़ता है जो उनके लिए अच्छा नहीं है, जिससे उनकी तबीयत बार बार खराब हो जाती है और बार बार उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने चिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जो कुछ भी उन्होंने कमाया है, यहाँ पे नौकरी मिल रही है ना शहरों में, तो जो कुछ भी नौकरी के माध्यम से कमाया है वो क्या होता है, खर्च हो जाता है। तो ये भी नुकसान है। पानी की समस्या, हवा की समस्या, तो कई सारी समस्याएं हैं शहरों में, लेकिन साथ ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, जिसमें से ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखी हुई हैं कि क्यों लोग शहर की ओर आते हैं। अब बात करते हैं, हमने बस्ती सेटलमेंट जान लिया। सेटलमेंट जानने के क्रम में हमने जाना बस्तियां स्थायी या अस्थायी होती हैं, साथ ही या फिर वो सघन होंगी या फिर वो विरल होंगी, स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त हमने ग्रामीण और शहरी बस्ती को भी जाना, ग्रामीण बस्ती के कार्य जाने। ग्रामीण बस्ती है तो वहाँ भी लोग होते हैं, और शहरी बस्ती है उसके बारे में भी जाना। शहरी बस्ती में क्या होगा, इमारतें होंगी, वहाँ पर भी लोग ही रह रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, है ना, उसमें लोग रहते होंगे, वहाँ भी घर होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। आगे बढ़ें, शहरी बस्तियां भी या फिर सघन होंगी या फिर विरल होंगी। तो बाकी सब कुछ क्या है, एक जैसा ही है, कुछ विशेषताएं अलग हैं। अब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हमने सेटलमेंट जान लिया है। अब हम जानते हैं परिवहन। आप गांव के स्तर पर रहें या फिर शहर में रहें, ठीक है, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात के लिए, इस बात के लिए कि आपको गांव में भी रह रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होगी, है ना। हो सकता वहां पर पक्की सड़क ना हो, लेकिन फिर भी रास्ता होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो जो रास्ता है वहीं से आप पैदल चलकर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, अपने मित्र के यहाँ, फिर कुछ सामान लेने जाना है तो उस रास्ते से जाना है, या फिर कोई सामान बेचने जाना है तो उस रास्ते का प्रयोग करते हैं आप। तो रास्ता होगा, क्या होगा, रास्ता होगा। आप अगर शहरों में हैं तो शहरों में भी क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ से अपने कार्य करने वाले स्थल तक जाने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, एक रास्ते से होकर जाएंगे, है ना। सामान खरीदने जाना है तो कोई रास्ता होगा, ऐसे बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है। रास्ते ध्यान रखिएगा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, हम धीरे से वहां पर पहुंचेंगे। क्या होता है परिवहन, लोगों और सामान के आवागमन का साधन होते हैं परिवहन, ठीक है। लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होता है, के साधन को क्या कहते हैं, परिवहन होते हैं, कहलाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ठीक है। हम खुद चलकर जाते हैं तो हमारा पैर जो है क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को लेकर जाता है, ठीक है। हम किसी साधन के माध्यम से जानते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ट्रक, टेम्पो, टैक्सी, साइकिल, कुछ भी ले लीजिए आप, तो वो क्या है, साधन है। उसके माध्यम से हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो हम क्या किस में आ गए, लोगों में आ गए। या फिर हमें कोई सामान पहुंचाना है तो हमने क्या किया, ट्रक, टैक्सी, टेम्पो, जो कुछ भी है उस पर सामान रखा और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया। क्या कर दिया आपने, ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। पुराने समय में क्या होता था, अधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत अधिक समय लगता था। छोटी दूरी की यात्रा तो हम आसानी से
तय कर लेते थे। उस समय लोग पैदल चलते थे। कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। हम खुद को ट्रांसपोर्ट करते थे। कैसे? पैदल की मदद से, पैरों की मदद से। ठीक है, परिवहन, वहन करते थे, भार है एक। फिर जब विकास हुआ तो सामान ढोने के लिए हमने पशुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले हम पैदल चलते थे, फिर पशुओं का प्रयोग करके हमने चलना शुरू किया तो आसान हो गया। पशुओं का प्रयोग किया तो हमने सामान पशुओं पर लाद दिया। सामान किस पर लाद दिया? पशुओं पर लाद दिया शुरुआत में। फिर हम खुद भी उस पर सवार हो गए। इस तरह से हमारा परिवहन क्या हो गया? आसान हो गया। अब हमें चलना नहीं पड़ता था ना, तो क्या हो गया? आसान हो गया। तो सबसे पहले पशु हमारे लिए माध्यम बने। ठीक है, फिर उसके बाद जब पहिए का आविष्कार हो गया, क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। जब पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए की क्या हो गई? खोज हो गई, तो क्या हुआ? परिवहन आसान हो गया। एक सामान जो था, उस सामान को एक स्थान से लाना ले जाना आसान हो गया, और खुद को भी लाना ले जाना आसान हो गया। ठीक है, जिससे पहिए के खोज से, पहिए की जो खोज हुई उससे क्या बन गई? बैलगाड़ी। पशु तो हमारे पास पहले से ही थे, फिर बैलगाड़ी बन गई, तो उस पर कई लोग बैठकर आसानी से जा सकते थे। लोग भी जा सकते थे और कोई सामान ले जाना है तो वो भी आसानी से पहुंच जाता था। स्पष्ट है? आज भी आप देख सकते हैं परिवहन के लिए कई जगहों पर पशुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में गधे हैं, खच्चर हैं, बैल हैं, ऊंट का उपयोग किया जाता है। गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। आप राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे तो ऊंट का प्रयोग करते हैं सामान को और लोगों को लाने ले जाने के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वत हैं वहाँ पर लामा है। क्या है? लामा। उसका उपयोग किया जाता है परिवहन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर परिवहन के लिए अभी भी पशुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में तो ये स्थिति थी हमारी कि हम पैदल चलते थे, फिर हमने विकास किया तो पशुओं का उपयोग किया, और फिर जब पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए की खोज कर ली हमने, तो फिर बैलगाड़ी बन गई, तो और आसान हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्थिति हमारी थी। इसके बाद जब विकास हुआ तो हमने क्या किया? परिवहन को और विकसित किया। क्या? हम समुद्री मार्ग से भी आने लगे। समुद्री मार्ग मतलब जल मार्ग। हमने स्थल मार्ग भी बनाए, है ना। और क्या हुआ? हम इतना विकास कर चुके हैं कि अब हम वायु मार्ग का भी उपयोग करते हैं, और बहुत तेजी से करते हैं। भारत से यूरोप की जो यात्रा करनी हो यदि आपको, तो केवल 6 से 8 घंटे का ही समय केवल लगता है, जिससे हमारा समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो जाती है। तो परिवहन कई प्रकार के अब विकसित हो चुके हैं, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से देखते हैं। तो परिवहन के तौर पर 4 साधन हमने विकसित किए हैं। कौन से? सड़क मार्ग, स्थल मार्ग अभी आप पढ़ रहे थे ना, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ये 4 साधन विकसित हुए हैं। तो सबसे पहले हम सड़क मार्ग जान लेते हैं। क्या है सड़क मार्ग? रोड, है ना। सड़क मार्ग का प्रयोग किस लिए करते हैं? कम दूरी के जाने के लिए, कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है, सड़क मार्ग है। तो किस लिए प्रयोग करेंगे, कम दूरी की यात्रा आपको करनी है तो सड़क मार्ग। ठीक है, सड़क मार्ग है तो सड़कें कैसी हो सकती हैं, या तो कच्ची हो सकती है या तो पक्की हो सकती है। सड़क भी दो तरह की हो सकती है ना, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। जो सड़क मार्ग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर विकसित है, मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पर, मैदानी क्षेत्रों में सबसे घना जाल है सड़कों का, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में घना जाल है। घना जाल से तात्पर्य क्या है, मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हुई हैं। वहीं यदि पर्वतीय या रेगिस्तानी क्षेत्र है कोई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़कें नहीं, कम सड़कें देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बनाना मुश्किल है। जो मैदानी क्षेत्र होता है वो समतल क्षेत्र होता है, जानते हैं ना, आप लोग पढ़ चुके हैं। मैदानी क्षेत्र एक समतल भूमि होती है जिस पर सड़कों को बनाना आसान होता है। जैसे यहाँ पर आप आसानी से बना लेंगे सड़क, है ना, इसे समतल भूमि मान ले तो ये सड़क है, आपने आसानी से बना ली। लेकिन अगर इसी एक और क्षेत्र की बात करें जहाँ पर पहाड़ी है, पठार है छोटी छोटी, तो आप इसमें कैसे सड़क बनाओगे, है ना मुश्किल। इसमें कैसे सड़क बनाएंगे, इसमें मुश्किल है। इसलिए मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घना जाल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़कें होती हैं। और जो मरुस्थल के क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सड़कों का जाल क्या है, कम है, सड़कें कम बनी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सड़कें ही नहीं हैं, हैं, वहाँ पर भी हैं, बस कम है। इसके अलावा सड़कों में हम क्या जानते हैं, आपने सुना होगा सबवे के बारे में, सुना है, कुछ सड़कें सबवे कहते हैं जिन्हें। क्या है ये हिंदी में, भूमिगत मार्ग। ऐसी भी सड़कें हैं, भूमिगत सड़क को सबवे कहते हैं, जो भूमि के नीचे बनी। ठीक है, एक सड़क है उसके नीचे भी सड़क बनी हुई है, उसे भूमिगत मार्ग कहते हैं। ये आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल सकता है यदि बना हो तो, या अन्य जगहों पर जो बड़े बड़े मेगा सिटीज़ है वहाँ पर भी आसानी से देखने को मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें। रेल मार्ग, सड़क मार्ग आपने जाना, कम दूरी की यात्रा के लिए सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा दूरी की यात्रा करनी है तो फिर रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, जिसमें कम खर्चे में, खर्चा भी कम लगना चाहिए ना, कम खर्चे में और तेजी से या तीव्रता से पहुंचा दे लोगों को भी और सामान को भी। ठीक है, रेल मार्ग जब वाष्प की खोज हुई, किसकी, वाष्प के इंजन की, भाप इंजन की, जब भाप के इंजन की खोज हुई तो रेल परिवहन तेजी से विकसित हुआ, रेल परिवहन तेजी से विकसित हुआ। और इसके बाद जब डीजल इंजन और या विद्युत इंजन, इलेक्ट्रिक इंजनों की खोज हुई तो उन्होंने क्या किया, और तेजी से सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ विकसित हुई। मैदानी भागों में एक बार फिर से रेल मार्गों का जाल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब कभी भी मैदानी क्षेत्र की बात की जाए और ये पूछा जाए कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग जो है ये कहाँ पर ज़्यादा विकसित हैं, तो कहाँ पर हैं, मैदानी क्षेत्रों में है। क्यों, क्योंकि यहाँ की भूमि समतल होती है और समतल भूमि पर रेल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, इनका विकास करना आसान होता है। तो मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल क्या है, बहुत ही व्यापक है। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर रेल मार्ग बनाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रेल मार्ग नहीं है, वहाँ पर भी रेल मार्ग हैं पर कम हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम है। जो रेल मार्ग हैं भारतीय रेल मार्ग हैं,
एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है? और अगर विश्व के स्तर पर बात करें तो एक रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है उसका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है, जो पश्चिमी रूस से विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहाँ से जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ठीक है। यहाँ से हम मान लें यहाँ पर क्या है? सेंट ये है और ये है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेल मार्ग के बारे में जाना। दो बातें हमें मूल रूप से याद रखनी है। कम दूरी के लिए सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं और अधिक दूरी के लिए लेकिन कम खर्चे में किसका प्रयोग करेंगे? रेल मार्ग का, ठीक है। ये मूल है इसका, इसे नहीं भूलना है। अब बात करते हैं जल मार्ग। परिवहन का ये भी एक साधन है और बहुत अधिक दूरी तय करने के लिए हम इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज पानी में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, है ना। तो वो क्या है? बड़ी बड़ी दूरी तय करने के लिए रेल मार्ग से भी अधिक, ठीक है। जिसे कन्फ्यूजन हो रहा हो वो यहीं पर स्पष्ट कर लो कि रेल मार्ग की जो दूरी है हम तय करते हैं, अधिक दूरी तय करते हैं, उससे भी अधिक, जैसे भारत से अमेरिका कोई सामान भेजना है तो वो दूरी क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। तो ऐसी दूरी, इतनी अधिक दूरी को तय करने के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े सामान भेजने के लिए या लोगों को भी जाना है तो जल मार्ग सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है, अधिक दूरी तय करने के लिए और सस्ता। नोट कर लीजिए इसे, अधिक दूरी तय करने के लिए और सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था? जल मार्ग का उपयोग किया जाता था परिवहन के लिए। भारी और बड़े बड़े जो सामान होते थे उनको ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन था जल मार्ग। और ये जो जल मार्ग है ये भी दो प्रकार का होता है। कैसे? दो प्रकार का कैसे? अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय क्या है? पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, फिर समझते हैं, है ना। अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग क्या होता है? एक देश के भीतर, किसके? एक देश के भीतर स्थित जो नदियां हैं, नहर हैं, झील है या जो भी अन्य जल निकाय हैं उनका उपयोग करके नाव, जहाज या जो जलयान होते हैं उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाए, वो होते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वो देश के भीतर है। क्या है? देश के भीतर है, जाएंगे नाव से ही, ठीक है। सामान्य तौर पर नाव ही प्रयोग करते हैं तो नाव से ही जाएंगे। और जो समुद्री मार्ग हैं वो बड़े बड़े स्तर पर जो समुद्र है, समुद्रों में चलने वाले जहाज हैं वो देश के भीतर नहीं है, देश के बाहर है, ठीक है, देश के बाहर है। अंतर्देशीय जल मार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा? 1, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये कैसा है? अंतर्देशीय जल मार्ग है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, ठीक है। तो ये क्या है? अंतर्देशीय जल मार्ग है। समुद्री मार्ग देश के बाहर की बात की जा रही है।
समुद्र के माध्यम से व्यापार किया जाता है। स्पष्ट है? सामान को, जो व्यापारिक माल होता है, सामान होता है, उसे एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। ये पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, पोर्ट पत्तन से जुड़े हुए होते हैं, बंदरगाह है ना, बंदरगाहों से जुड़े हुए होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट कौन से हैं? जैसे एशिया में सिंगापुर और मुंबई, एशिया में सिंगापुर और मुंबई, ये महत्वपूर्ण पोर्ट है। जैसे उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, और जो हमने सबसे ज़्यादा सुना है वो क्या है? यूरोप में लंदन। ये कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। तो समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापारिक माल और सामान को ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? समुद्री मार्ग का। ये भी एक जल मार्ग है, एक देश से दूसरे देश में सामान को पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसे समुद्री मार्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मार्ग कौन सा है? वायु मार्ग। ये भी परिवहन का एक प्रकार है। वायु मार्ग का विकास हुआ तो सबसे तेज परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है ये। सबसे कम समय में सामान हो या लोग हों उनको पहुंचा देता है। सबसे तीव्र मार्ग वायु में चलता है ना, ऊपर ऊपर, है ना। लेकिन इसकी ये जो वायु मार्ग है ये बहुत ही महंगा है। क्या है? बहुत ही महंगा है। सबसे सस्ता मार्ग कौन सा है? जल मार्ग। सबसे महंगा वायु मार्ग। और ये जो वायु मार्ग है ये खराब मौसम में, कोहरे में, तूफान से क्या हो जाता है? प्रभावित भी। और अकेला एक ऐसा साधन है ये वायु मार्ग जो दूर दूर तक के स्थानों पर, जो दूर दराज हैं और दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर भी पहुंच जाता है। जैसे कि कोई बाढ़ का क्षेत्र हो, या कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, या कहीं सड़क गिर गई हो, या रेल मार्ग ढह गया हो, या भूस्खलन की घटना घट गई हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां पर भी पहुंच जाता है। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पहुंच जाता है जहां सामान्य तौर पर कोई भी साधन नहीं पहुंच पाता है ना, क्योंकि नीचे के सभी रास्ते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद होने से तात्पर्य जानबूझकर बंद नहीं करते हैं, प्राकृतिक कारणों से या हमारी मानवीय कोई त्रुटि हुई है उसके कारण से वो मार्ग बाधित हो गया है। तो संकटकालीन स्थितियां जो होती हैं या बाढ़ के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन, कपड़ा, जल, दवा, ये सब पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? वायु मार्ग है जो सबसे तीव्र गति से परिवहन करता है, लेकिन बहुत ही महंगा है। लास्ट टॉपिक है संचार, कम्युनिकेशन। संचार क्या होता है? संचार है दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही संचार कहते हैं। दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है? संचार है। जैसे आपने अपनी बात अपने मित्र तक पहुंचाई, वो भी संचार है। ठीक है, मम्मी ने आपसे कुछ कहा, वो भी संचार है। आपने अपने मामा से कुछ कहा जो दूर बैठे हैं फोन के माध्यम से, वो भी संचार है। ठीक है, आप तक न्यूज आती है, आप न्यूज देखते हैं ना रोज रात में या सुबह, जो भी आपने समय निर्धारित किया वो न्यूज देखते हैं, समाचार देखते हैं, वो भी क्या है? संचार के अंतर्गत आएगा। कुछ लोग न्यूज नहीं देखते होंगे, कोई बात नहीं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो भी क्या है? संचार है। समाचार पत्र के माध्यम से आपको अपने देश में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो घटित हुई हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सरकार आपको जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहती है वो भी रेडियो है, समाचार पत्र है ना, इनके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचाती है। ये सब क्या है? संचार है, कम्युनिकेशन है।
ठीक है। इसके अतिरिक्त सूचना पहुंचाने के लिए और क्या प्रयोग कर सकते हैं? शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से भी संचार किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। बहुत सी बातों के उपयोग बताए जा सकते हैं। जैसे शिक्षा के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वहीं मनोरंजन के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनको अपने जीवन में धारण करते हैं। तो ये जो आप समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, याद आ रहा है ना? पोस्ट ऑफिस, ये सब है, ये बड़ी संख्या में लोगों के साथ क्या करते हैं? संचार कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम। ये क्या है? माध्यम है। क्या है? माध्यम है। जैसे सरकार को अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़, इनके माध्यम से पहुंचाती है ना, तो ये क्या है? माध्यम है। ये रेडियो, टेलीविजन, ये सब माध्यम है आप तक सूचना पहुंचाने के लिए, हम तक और आप तक सूचना पहुंचाने के लिए। ठीक है, यही क्या है? संचार है। तकनीकी विकास हुआ तो संचार और भी बेहतर हो गया। जैसे कि सैटेलाइट बहुत सारे छोड़े गए हैं जिनके माध्यम से संचार में और विकास हुआ है, तीव्रता आई है। क्या आई है? तीव्रता आई है। कैसी तीव्रता? इस तीव्रता का लाभ हमें कैसे मिलता है? जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सैटेलाइट के सहयोग से, जो सैटेलाइट का विकास हुआ है उसके सहयोग से क्या होता है? हमें क्या जानकारी मिल पाती है? मौसम का पूर्वानुमान। मौसम की पहले से हमें जानकारी मिल पाती है। वनों का सर्वेक्षण कर लेते हैं हम आसानी तरीके से, है ना। तेल की खोज में भी मदद हो पाती है। और आज के समय में तो और भी संचार करना आसान हो गया है। संचार का मूल अर्थ बस इतना ही याद रखिएगा, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया, दूसरे तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया। ठीक है, दूसरे तक सूचना जो पहुँचाया आपने, वही प्रक्रिया क्या है? संचार है। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आज के समय में दूसरे तक सूचना पहुँचाना क्या हो गया? और भी आसान हो गया। कैसे? इंटरनेट के विकास से। इंटरनेट के माध्यम से अब हम क्या भेज लेते हैं? ईमेल। जब इंटरनेट तेजी से आया, तकनीकी विकास हुआ, तो हम अब क्या भेजते हैं? ईमेल, जिसके माध्यम से कुछ ही समय में सूचना पहुंच जाती है। टेलीफोन है, आज फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसके माध्यम से हम बहुत आसानी से संचार कर लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत आसानी से सूचना साझा कर पाता है और सही समय पर साझा कर पाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से केवल सूचना ही हम नहीं साझा करते हैं, क्या करते हैं? हमारे जीवन में भी निकटता या सुखद समय आया है ना। कोई जानकारी, कोई अच्छे पल होते हैं तो हम बहुत आसानी से मोबाइल से क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। तो जो खुशी इस तरफ है, वो खुशी जिसे हम देना चाहते हैं उसे भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही हम घर बैठे, हमें क्या करनी है? यात्रा करनी है, कहीं घूमने जाना है, 4 धाम जाना है या किसी अन्य स्थान पर जाना है। किसी को पर्वतीय क्षेत्र में घूमना अच्छा लगता है, किसी को पर्यावरण, नेचर के क्षेत्र में घूमना अच्छा लगता है। तो जहाँ कहीं भी जाना है, आप घर बैठे ही क्या कर सकते हैं? रेलवे का, हवाई जहाज का, सिनेमा का या होटल का क्या कर सकते हैं? बुकिंग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपने अपनी बात वहाँ तक, रेलवे तक पहुँचा दी। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, कि मैं इस तारीख को अपना टिकट बुक कर रहा हूँ, है ना। रेलवे को पता चल गया, आपका टिकट बुक हो गया। आप वो टिकट लेकर जाएंगे और बहुत आसानी से यात्रा कर लेंगे। इस तरह से क्या हुआ? संचार बहुत ही आसान हो गया है। और इस संचार जो बहुत आसान हो गया है, इसके माध्यम से जो विश्व है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक जैसे हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें जुड़ाव हो गया है। आपसी जो संपर्क है वो बहुत आसान हो गया है। इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं।
थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।